नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नरेंद्र सिंह सोमवंशी कौटिल्य एकेडमी में। हम आज डिस्कशन करने वाले हैं एमपीपीएससी मेंस परीक्षा में हमारा उत्तर लेखन कैसे हो, हम अभ्यास कैसे करें, उत्तर का स्वरूप क्या हो, हमारा कंटेंट क्या हो और किस तरीके से हमें उत्तर को प्रकट करना चाहिए, इस प्रस्तुत करना चाहिए ताकि एग्जामिनर आपके उत्तर से प्रभावित होकर के आपको 3 में 3 नंबर, 5 में अधिकतम 4 नंबर और 11 नंबर के प्रश्नों में अधिकतम 8 से 9 नंबर प्रदान कर सकें। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त करना है तो हमें एग्जामिनर को प्रभावित करना है। प्रभावित हम कैसे कर सकते हैं? प्रश्नों के उत्तर को लिख करके, प्रश्नों की जो डिमांड है उसी के अकॉर्डिंग हमारे उत्तर होंगे। तो आज हम इसी सभी बिंदुओं पर अपना एक साक्ष्य के साथ, प्रश्न पत्र के साथ, साथ ही साथ मॉडल आंसर के साथ डिस्कशन करने वाले हैं। तो एमपीपीएससी मेंस उत्तर जो कि प्रारंभिक परीक्षा 19 जून को हो चुकी थी, उसका मेंस 17 जुलाई से होने वाला है 2021 का। तो उसका हमारा उत्तर कैसा होना चाहिए? तो सबसे बड़ी बात है कि हम सिलेबस को पढ़ते हैं। सिलेबस के बाद हम क्या पढ़ते हैं? सिलेबस के बाद पढ़ते हैं उसके प्रश्नों को प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, उन प्रश्नों की प्रैक्टिस हम किससे कर सकते हैं? टेस्ट दे करके और मॉडल आंसर से अपने उत्तरों की तुलना कर करके। ठीक है, तो उत्तर में हमारा क्या होना चाहिए और कैसे लिखना चाहिए, इन सभी बिंदुओं की हम आज विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आपको बताने वाले हैं उदाहरण के साथ कि कैसे आप अपने उत्तर को और प्रश्नों को समझ करके एक बेहतर आंसर का स्वरूप दे सकते हैं। तो दोस्तों, एक मोटिवेशन 2 लाइन की कविता के साथ मैं शुरुआत करना चाहता हूं कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। तो ऐसे ही तलाश को आपको बताने के लिए और तलाश नहीं करनी है, वो अवेलेबल है हमारी नरेंद्र सिंह सोमवंशी कौटिल्य एकेडमी, जो आपको आपके उत्तर को तराशने का काम करेगी। हम सीधे चलते हैं अपने उन प्रश्नों की ओर जो हमें बताएंगे कि हम कैसे प्रश्न और उत्तर का लेखन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले डिस्कशन करने वाले हैं, देखने वाले हैं पेपर को, कैसे पेपर आता है। एमपीपीएससी मेंस परीक्षा जो अभ्यर्थी दे चुके हैं या देने वाले हैं, उनको सबसे पहले ये देखना होगा कि जो भी सिलेबस है हमारा, जैसे पेपर फर्स्ट हमारा 1 जून से टेस्ट सीरीज प्रारंभ हो चुकी है, लगातार 12 जुलाई तक चलेगी। उसी कड़ी में जो पहला पेपर था, पेपर फर्स्ट पार्ट ए, यूनिट नंबर 1 से 5 तक को कवर करता है और ये इतिहास से संबंधित है, जिसमें एमपी का इतिहास और भारत का इतिहास दोनों कंबाइन है। ठीक है, तो इस पार्ट ए में यूनिट 1 से 5 तक में जो स्वरूप होता है, 3 मार्कर के प्रश्न 15 होते हैं, उसका टोटल अंक 45 होता है। 5 नंबर वाले 10 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 50 नंबर के, और 11 नंबर वाले प्रश्न जो है 5 होते हैं, 55 नंबर के, टोटल 150 का पूर्णांक होता है और ये 1.5 घंटे में हमें करना होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी टेस्ट सीरीज में बताई जा रही हैं। वीकनेस और स्ट्रेंथ इंप्रूवमेंट क्या करना है, इस पर कमेंट किया जाता है। ठीक है, आपके जो उत्तर की संरचना में ये टाइटल हैं, ये कैसा है, ये सारी चीज़ों को यहाँ आंसर लेखन में जो कॉपी चेक होती है वो बताया जाता है। तो जैसे प्रश्न आया था 1 जून के 2023 के पेपर में 3-3 नंबर वाले 15 क्वेश्चन, जैसे समुद्रगुप्त की ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति, ऐसे प्रश्न जो आप डिटेल में पढ़ रहे होते हैं इतिहास को, लेकिन ऐसे जो जो राजा हुए हैं उनकी ऐसी ऐसी कुछ पॉलिसीज हैं जो फेमस रही हैं। जैसे पुर्तगाली राजाओं के समय ब्लू वाटर पॉलिसी थी, वैसे ही समुद्रगुप्त की ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति थी। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन विंसेंट स्मिथ ने कहा था। तो क्यों कहा था? उसकी दिग्विजय बहुत थी। ऐसे कुछ अभिलेख हैं, कुछ विभाग हैं सल्तनत काल के, कुछ ऐसे क्रांतिकारी, कुछ ऐसे शख्सियत रहे जिनका इतिहास में बहुत बड़ा योगदान है। कई खुसरो जहां बेगम जैसे जो भोपाल की नवाबी शासिका थी, अलाउद्दीन खां, वीर खाजिया नायक, मल्हार राव होलकर, ठीक है, जबलपुर झंडा सत्याग्रह, विद्रोह, ऐसे संबंधित जो फैक्ट्स हैं वो प्रश्न पूछे जाते हैं 3 नंबर में। ठीक है, बहुत सारे संगठन बने, स्थल हैं सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड। ठीक है, बाघ प्रिंट जैसे मध्य प्रदेश में कला और संस्कृति से रिलेटेड ये पॉइंट्स है जिसके रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। आने वाले प्रश्न में हम देखते हैं जो 5 नंबर के प्रश्न में सिंधु घाटी वैदिक सभ्यता की तुलना पूछा गया है। ठीक है, पंचशील समझौता के बारे में पूछा गया है। ठीक इसी तरीके से अन्य प्रश्न जो 10 प्रश्न पूछे गए हैं 5-5 नंबर वाले, वो हमने यहाँ विस्तार से टेस्ट में लिया है। आगे चल के देखते हैं कि 11 नंबर वाले प्रश्न में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो 11 नंबर वाले प्रश्न में आंतरिक विकल्प देते हैं, यानी अथवा भी प्रश्न पूछे जाते हैं।
उसी कड़ी में पहला प्रश्न जैसे मौर्यकालीन आर्थिक राजनीतिक स्थिति की संक्षिप्त विवेचना करें। इतिहास में प्राचीन इतिहास के पोर्शन को कवर करता हुआ प्रश्न है, ठीक। इसके अथवा में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है इसमें कि मध्य प्रदेश के प्रमुख दुर्ग क्या हैं, उनकी विशेषताएं लिखिए, ठीक। तो इस तरीके से जो प्रश्न पूछे गए हैं दिखने में बहुत आसान लगते हैं, लेकिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे मिलेंगे, इसको हम एक कंटेंट के रूप में, मॉडल आंसर के रूप में प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसका हम यहाँ साक्ष्य जो है आपको दिखाना चाहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो टोटल सभी प्रश्न 3.5 तक कंप्लीट होते हैं, ये 11 नंबर के प्रश्न होते हैं, ठीक है, जिसके लिए केवल 2 पेज मिलते हैं, 1 पेज और उसके दूसरे साइड का, जिसमें हमें कम शब्दों में पूरा आंसर लिखना होता है। 5 नंबर वाले प्रश्न में 1 पेज में 2 प्रश्न करने होते हैं, तो लिमिटेड एरिया रहता है। 3 नंबर वाले प्रश्नों के लिए 3-4 लाइन रहती हैं, उसमें ही आपको पूरा सा प्रेजेंटेशन करना होता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आंसर कैसे देखते हैं। ये जो हमारी टेस्ट सीरीज हुई है उसका ये मॉडल आंसर बहुत रंगीन और बेहतरीन तरीके से चार्ट, ग्राफिक्स, डायग्राम के द्वारा बताया गया है, जिसको हम यहाँ देखना चाहेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न, समुद्रगुप्त की ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति क्या है। तो जब कोई नीति पूछी जाती है उसके बारे में कम से कम 3 मेजर फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए, और उसको आप दिखाएंगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलने के ज़्यादा चांसेस होंगे। जैसे समुद्रगुप्त की जो नीति है ये उत्तर भारत के राज्यों पर विजय के पश्चात दक्षिण भारत की विजय प्रारंभ के लिए की गई थी। यानी जो समुद्रगुप्त की ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति है दक्षिण विजय के लिए की गई थी, जिसको दक्षिण पथ की विजय कहा जाता है। इसके अलावा इसको धर्म विजय भी कहा जाता है। धर्म विजय क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने दक्षिण पथ के जो 12 शासक थे उन शासकों के राज्य को पहले तो उसने हथिया लिया, यानी ग्रहण कर लिया, अपने राज्य में मिला लिया, उसको जीत लिया, लेकिन बाद में उनके राज्य को वापस लौटा दिया। क्यों लौटा दिया? क्योंकि उन्होंने गिफ्ट प्राप्त किया, बहुत सारा धन पैसा उसको मिला समुद्रगुप्त को, इसलिए उसने धन, गिफ्ट, उपहार के कारण उन राज्यों को वापस राज्य लौटा दिया, लेकिन उनको जीता था। इसका वर्णन कहाँ है? प्रयाग प्रशस्ति में है, दक्षिण भारत के 12 राज्यों का। तो हमने यहाँ क्या क्या स्पष्ट किया, ये जो नीति है दक्षिण भारत के लिए प्रारंभ की गई थी, दक्षिण विजय के लिए। कहाँ वर्णन है ये हमने बताया। इसकी नीति क्या थी? पहले राज्यों को मिलाना फिर छोड़ देना। उसके दक्षिण विजय को और क्या कहा जाता है? उपनाम भी। तो ये सारे मेजर फैक्ट्स हमने यहाँ बता दिए हैं, जो 3 नंबर में 3 नंबर लाने का बहुत ज्यादा चांसेस है इसमें। आगे पढ़ते हैं, रुम्मिनदेही अभिलेख। ऐसे जो अभिलेख हैं उनके बारे में हमें सबसे पहले तो मेजर पॉइंट्स यही है कि कहाँ है वो, किस राजा का है और उस अभिलेख में क्या वर्णन है। वही चीज हमने यहाँ स्पष्ट किया है। स्थिति कहाँ है? कपिलवस्तु के निकट, भारत नेपाल की सीमा पे। उसकी लिपि कैसी है? उसके अलावा जानकारी क्या मिलती है उससे? तो आर्थिक विषय, मौर्यकालीन कर नीति की जानकारी मिलती है, ठीक है। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है, स्तंभ लेख है, ठीक है। तो ये हमने उसका स्वरूप बता दिया, उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट जानकारी है, स्थान है, ठीक है, लिपि है, वो बता दिया। एक आता है दीवाने बंदगान। दीवाने बंदगान बेसिकली एक विभाग था, जैसे शिक्षा मंत्रालय एक विभाग है, शिक्षा विभाग है, रक्षा विभाग है, वैसे ही सल्तनत काल में जब तुगलक वंश का शासन था, फिरोज शाह तुगलक उस समय का शासक था, तो उसके समय में एक नया विभाग बनाया गया था जिसको कहा गया था दीवाने बंदगान। ये बंदगान विभाग बंदियों से संबंधित है, यानी दास, गुलाम जिनको पैक किया गया था, अरेस्ट कर लिया गया था, उनको अपने अधिकार में रखा गया था, तो उनसे संबंधित जो विभाग था फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था। तो उसके तुगलक के कार्यकाल को हमने कोष्टक में बता दिया, कितने दास थे इसको वर्णन कर दिया, काम क्या था इस विभाग का, तो इसके कार्यों और उनके हित के मामलों को देखना, ठीक है। इसके अलावा रानी गौडेनलियो, कैखुसरो जहां बेगम, ऐसे जो शख्सियत के बारे में प्रश्न पूछते हैं तो हमें क्या लिखना चाहिए। जैसे रानी गौडेनलियो के बारे में पूछ लिया गया, तो मणिपुर की थी, नागा समुदाय से रिलेटेड थी, स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका निभाने वाली वीरांगना थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन में इन्होंने भूमिका निभाई, और इनकी बड़े योगदान को देखते हुए हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री और तत्कालीन क्रांतिकारी जवाहरलाल नेहरू ने इनको रानी की उपाधि दी थी। तो ये भी आपको यहाँ लिखना है, जो आपके पूरे आंसर को 4 चांद लगाता है, ठीक है। आगे कैखुसरो जहां बेगम के बारे में, ये भोपाल की शासिका थी, इनके बारे में हमने योगदान को यहाँ 3-4 पॉइंट में लिखा है। अलाउद्दीन खां के बारे में, ऐसे जन्मस्थली कर्मस्थली कहाँ है, सरोद वादक के लिए फेमस थे, ठीक। ऐसे ही क्रांतिकारियों के बारे में यहाँ बताया गया है, कुछ होलकर वंश के शासकों के बारे में, विद्रोह के बारे में हमने यहाँ डिस्कशन किया है। विद्रोह भी पूछा जाए तो आपको स्थान बताना है और
समय बताना है और नेतृत्वकर्ता कौन था, उसमें क्या विशेषता थी, कारण क्या थे, परिणाम क्या थे, इसको भी आप कम शब्दों में लिख सकते हैं। आपके आंसर बिल्कुल फुलफिल हो जाएंगे और आंसर पूरे का पूरे स्पष्ट हो जाएंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सकेंगे। इन सारी विशेषताओं को हमने इन प्रश्नों में, उत्तरों में फुलफिल किया है। साथ ही साथ डायग्राम के द्वारा, चित्र के द्वारा आकर्षक बनाने का प्रयास किया गया है कि आपको रोचक लगे, पढ़ने में आसानी हो। ठीक, ऐसे ही जो ये 3 नंबर के प्रश्न हो गए, अब जब आता है 5 नंबर के प्रश्न। 5 नंबर के प्रश्न यदि तुलना पूछा जाता है, अंतर पूछा जाता है, तो हमें सीधा सीधा एक सारणी बनानी है और 5 डिफरेंस उसके पॉइंट लिख देने हैं। इतना ही पर्याप्त स्थान रहता है उस पेज में। ठीक है, तो यहाँ हमने 8 पॉइंट्स में इसको बताया है। बहुत शॉर्ट पॉइंट्स में बहुत विशेष बातें को ही मैंने यहाँ तुलनात्मक रूप से लिखा है। पंचशील समझौता के बारे में टिप्पणी किया है, उसके बारे में बताना है। तो क्या था पंचशील समझौता, उसके सिद्धांत क्या क्या थे, इसको यहाँ हमने पॉइंट्स में बताया है। तो इसको आप देखने की कोशिश करें और पढ़ें इसको। राजपूत कालीन सामाजिक संरचना पर निबंध पूछा गया है, तो हमने यहाँ स्पष्ट रूप से ऐसे पॉइंट्स और ऐसे कंटेंट को डाला है जो क्वेश्चंस की डिमांड है, वही आपको यहाँ देखना है कि प्रश्न क्या पूछा गया है, हमको उसी तरह उत्तर लिखना है, उससे इतर उत्तर नहीं लिखना है, हमें आउट ऑफ क्वेश्चंस नहीं जाना है। ठीक, तो यहाँ आप देख सकते हैं इस तरीके से स्थलों के बारे में और कलरफुल चार्ट के साथ, पॉइंट्स के साथ स्पष्ट किया गया है। इतिहासकारों, साहित्यकारों की बात आई है तो उनकी रचनाओं को भी हमने डाल दिया है। माखनलाल चतुर्वेदी जी की जब बात आती है तो उनकी बिलासपुर सेंट्रल जेल में लिखी गई पुष्प की अभिलाषा कविता की याद आती है। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीरने। तो ऐसे प्रश्न और ऐसे लाइनों को पढ़ करके एग्जामिनर भी खुश हो जाता है, आपको नंबर भी मिलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। यानी हम मौलिक उत्तर लिखें, रटे रटाए उत्तर या किसी कॉपी पेस्ट का उपयोग ना करें, हम अपना मौलिक उत्तर लिखें, मौलिक विचार लिखें, तो आंसर नंबर ज़्यादा मिलेंगे। मालवा उत्सव के बारे में था, इसको मैंने यहाँ इस तरीके से बताया है। तो एकेडमी द्वारा तैयार यह आंसर आपके लिए बहुत बड़ा सहायक सिद्ध होगा। आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके ये मॉडल आंसर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर के बाद 3 नंबर के प्रश्न कैसे लिखना है। तो 3 नंबर के प्रश्न जैसे मौर्यकालीन आर्थिक राजनीतिक स्थिति की विवेचना करना है, तो इसमें जो 5 नंबर और 3 नंबर के प्रश्न हैं उसमें बहुत ज़्यादा भूमिका, कंक्लूजन का, निष्कर्ष का कोई महत्व नहीं है। लेकिन 11 नंबर के प्रश्न निबंधात्मक किस्म के होते हैं, स्थान और पर्याप्त स्थान नहीं है, हमें कम शब्दों में ज़्यादा चीज़ें लिखनी हैं, लेकिन एक सार्थक निष्कर्ष और शीर्षक यानी उसका प्रस्तावना लिखना जरूरी है। कैसे? मौर्यकालीन आर्थिक राजनीतिक स्थिति की संक्षिप्त विवेचना करें, इसका हम प्रस्तावना कैसे लिख सकते हैं। तो पढ़िए, सिकंदर के आक्रमण के पश्चात भारत में एक अति केंद्रीकृत विशाल साम्राज्य स्थापित हुआ, जिसमें चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक जैसे महान चक्रवर्ती सम्राटों के प्रयासों से राज्य का सर्वांगीण विकास संभव हुआ, जिसने प्रथम बार अखिल भारतीय स्वरूप परिलक्षित होता है। तो ये जो 2-3 लाइनों में दी गई प्रस्तावना है, ये पूरे मौर्यकाल को स्पष्ट करती है, पूरे मौर्यकाल का परिचय दे देती है कि कब सिकंदर के आक्रमण के पश्चात ये स्थापित हुआ, उसमें कौन कौन से महान सम्राट थे, और एक अखिल भारतीय एकीकरण का स्वरूप दिखाई देता है। इसीलिए आधुनिक भारत का चाणक्य, आधुनिक भारत का कौटिल्य सरदार पटेल को कहा जाता है। लेकिन उस समय का जो चाणक्य थे, उस समय के जो कौटिल्य थे, वो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के गुरु थे। उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य काल में एक अखिल भारतीय एकीकरण भारत का स्वरूप को गठित किया था। ठीक है, तो अब इसके प्रमुख स्रोत क्या हैं, इनके बारे में हमने यहाँ बता दिया है। फिर उसके बाद हमने उसकी स्थिति की समीक्षा और उसकी स्थिति की यहाँ विवेचना कर दी है। ठीक, आगे प्रश्न को हम देखते हैं कि ये एक दुर्ग के बारे में पूछा गया है, तो कौन से दुर्ग हैं, दुर्ग के बारे में इच्छा। इसके पहले हम इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन में मैंने क्या लिखा है मौर्य काल वाले में, कि मौर्य काल में हुए राजनीतिक अभ्युदय तथा आर्थिक समृद्धि के दूरगामी परिणाम गुप्तकालीन एकीकरण और स्वतंत्र भारत में देशी रियासतों के एकीकरण में द्रष्टव्य हैं, जिसे राष्ट्रीय एकीकरण के अग्रदूत के रूप में मौर्यकालीन आचार्य चाणक्य की भांति सरदार पटेल ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई। तो तत्कालीन से वर्तमान तक के तथ्यों को मैंने यहाँ कंक्लूड कर दिया है। इसी तरीके से आपको भी प्रैक्टिस करनी है, तो आंसर आपका बहुत अच्छा बन जाएगा। दुर्ग की बात है तो मध्य प्रदेश के यह दुर्ग जो लकड़ी पत्थर ईंट से बने हुए हैं, सिर्फ भौतिक इमारतें नहीं हैं, बल्कि प्रदेश के लोगों, राजघरानों, राजाओं के मान सम्मान, स्वाभिमान हैं, जो वर्तमान में अतीत के गौरव का सौंदर्य बोध कराते हैं। इन सारे फैक्ट्स को हमें 2-3 लाइनों में बड़े रोचकता के साथ स्पष्ट करना है।
साथ ही साथ उनकी विशेषताओं को हम चित्रात्मक रूप से भी बता सकते हैं, जो हमारे आंसर को और अच्छा स्पष्ट करेंगे और प्रभावी बनाएंगे। आधुनिकीकरण में राजा राम मोहन राय की भूमिका का मूल्यांकन करें। तो राजा राम मोहन राय अपने आप में एक महाकाव्य हैं, अपने आप में एक बड़ी शख्सियत हैं, जिनके बारे में लिखने को बहुत सारा है। तो पुनर्जागरण के अग्रदूत, ब्रह्म समाज के संस्थापक, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, भारतीय पत्रकारिता के जनक, संवाद कला में दक्ष, तत्कालीन बंगाल प्रांत में जन्मे राजा राम मोहन राय की भूमिका भारत के आधुनिकीकरण समाज में समाज सुधारकों के रूप में आयामों में उल्लेखनीय रही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 2-3 लाइनों में मैंने बहुत सारी चीज़ों को कंक्लूड करके सार्थक रूप में, संक्षेप में रूप में लिखा है और पूरे आंसर को ये स्पष्ट करता है। तो प्रस्तावना परिचय कराती है, इसके बाद हम यहाँ निष्कर्ष में उनकी भूमिका को स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं कि मूल्यांकन करना है। तो मूल्यांकन में हम उसकी भूमिका को मूल्यांकित कर सकते हैं, जैसे राजा राम से प्रभावित होकर मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी, और निष्कर्षतः भारत के आधुनिकीकरण में राजा राम की भूमिका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में प्रेरित भारत के सभ्य, सुसंस्कृत, स्वावलंबी और स्वाभिमानी बनाने में मुख्यतः रही है। इसके बाद प्रश्न पूछा गया है विजयनगर साम्राज्य के सांस्कृतिक योगदान। तो विजयनगर साम्राज्य के साम्राज्य में जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हुई हैं उनका हमें यहाँ वर्णन कर देना है। तो हम प्रस्तावना कैसे लिखेंगे, विजयनगर साम्राज्य के परिचय के बारे में लिखेंगे, कुछ चीजें यहाँ स्पष्ट कर देंगे, कैसे स्थापना हुई, फिर आगे क्या क्या हुआ। ठीक, आगे हम निष्कर्ष में भी ऐसे सार रूप में 2-3 लाइनों में स्पष्ट कर सकते हैं कि इस प्रकार देखा जाए तो विजयनगर साम्राज्य ने उत्तर भारत के मुस्लिम शासकों के काल में दक्षिण भारत में हिंदू संस्कृति को संरक्षित रखा और समय सांस्कृतिक चरमोत्कर्ष कृष्णदेवराय के समय विकसित हुआ, जो भारत की अनमोल धरोहर के रूप में आज यूनेस्को साइट के रूप में प्रदर्शित होता है। ठीक है, आगे देखते हैं होलकर वंश के शासन की विशेषताएं। तो दोस्तों भारत मध्य प्रदेश के इतिहास में जो वंशागत प्रणाली थी, जो रियासतें थी, उनके बारे में भी एक यूनिट है 5, जिसमें होलकर वंश के बारे में पूछा गया है। तो होलकर वंश के शासन के बारे में पूछा गया, तो परिचय देना है, छोटा सा प्रस्तावना, शासन काल क्या था, क्या क्या विशेषताएं थी, कैसा शासन था, कौन कौन राजा थे, उनकी बड़ी बड़ी भूमिकाएं क्या थी, उनको हम अगर यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाता है, पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, लास्ट में आंसर लिख सकते हैं, इनमें से होलकर महाराज ने लगभग 200 साल तक शासन किया, 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों को गुप्त समर्थन किया, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात होलकर रियासत का विलय भारत संघ में हो गया। यानी हम होलकर वंश के शासन की विशेषता बता रहे हैं, लेकिन उसका परिचय से लेकर करके पूरी भूमिका को बताते हुए अंत भी लिखेंगे कि बाद में क्या हुआ होलकर वंश का। तो जब देश आजाद हो गया तो भारत संघ में विलय हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों हमने प्रश्नों और उत्तरों को एक जोड़ करके, कनेक्टेड होकर के आपको बताने का प्रयास किया है, जो आपको हमारी एकेडमी के द्वारा बनाए गए टेस्ट पेपर और मॉडल आंसर में मिल जाएंगे। तो आप यूं ही अपने आंसर को, अपने प्रश्नों को और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहें और उसमें लगातार प्रयासरत रहें, लगातार मेहनत करते रहें, अपडेट करते रहें, तो आपके आंसर और आपकी राइटिंग जो है सुदृढ़ हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। दोस्तों यूं ही हमारी एकेडमी के साथ बने रहें, और यदि हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और गाइडेंस लेना चाहते हैं तो इस YouTube के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और एकेडमी आकर ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।